हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ भी बोलते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, एक मोटिव था। दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के साथ साथ सभी देशों ने, विभिन्न देशों ने ये महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल इकॉनमी है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ा विनाश हुआ था। और तब सभी देशों ने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे फोरम की ज़रूरत है जो एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से जिसे चलाया जा सके, सभी देशों को आर्थिक स्तर पर सहयोग मिल सकें, मौद्रिक स्तर पर सहयोग मिल सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ये जो दूसरे विश्व युद्ध का विनाश था उसमें जो ग्लोबल इकॉनमी को जो नुकसान पहुंचा था, उस नुकसान से बाहर निकलने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए 1944 के अंदर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था। अमेरिका के अंदर ब्रिटन वुड्स जगह है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ और इस मीटिंग को 44 देशों ने अटेंड किया था और उन देशों में भारत भी एक देश था। इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे कि हम एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिक्विडिटी अवेलेबल हो सके, यानी कि जो भी मौद्रिक सहयोग है विभिन्न देशों को वो प्राप्त हो सके। और दूसरा ये था कि जिसका मोटिव पूरी तरह से क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी विनाश हुआ है उसको ठीक करना, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। जो रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो गए, जिनका पूरी तरह से विनाश हो गया था दूसरे विश्व युद्ध में, उन रिसोर्सेज को दोबारा से तैयार करना, ये उद्देश्य था। तो इसके लिए 2 संस्थाओं की स्थापना हुई। एक थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरी थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD कहा जाता था। और IBRD ही बाद में क्या कहलाया, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के रूप में हम उसको जानते हैं। तो जो IMF है उसकी स्थापना हुई। फिर ये 1944 के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि भाई हम इस तरह की 2 संस्थाओं की स्थापना करेंगे जिससे कि सभी देशों को मौद्रिक सहयोग प्राप्त हो सके और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो भी विनाश हुआ है उसको हम पुनर्स्थापना कर सकें, उसका पुनर्निर्माण कर सकें। तो फिर उसके बाद 27 दिसंबर 1945 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। और उस समय जो है भारत इसके फाउंडर मेंबर्स के रूप में उस समय भी शामिल था। और अब लेटेस्ट जो आंकड़े हमारे पास हैं 2018 के, उनके अनुसार इस समय IMF के सदस्यों की संख्या बढ़ कर के हो गई है 189 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका के अंदर है। अब बात करते हैं कि आखिर IMF की स्थापना के पीछे के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को या किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए IMF की स्थापना की गई थी। सबसे पहली बात तो हमने की ही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मौद्रिक सहयोग था उसको बढ़ाना सबसे पहला लक्ष्य था, सबसे पहला उद्देश्य था IMF की स्थापना का। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में जो मौद्रिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना, ताकि जिन देशों के अंदर भी प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके। क्योंकि इतना विनाश हो चुका था आर्थिक तौर पर भी कि कोई भी देश उस समय अपने आप में अपनी पूरी इकॉनमी को ऊपर उठाने में उतना सक्षम नहीं था। सभी को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत थी, तो इसलिए IMF की स्थापना की गई। दूसरी जो चीज़ थी वो थी टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट्स। जब विभिन्न देशों के बीच में व्यापार होता है तो बड़ी सारी समस्याएं आती थी।
जो बहुक्षेत्रीय जो भुगतान होते थे उनको लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो आईएमएफ की स्थापना के पीछे ये उद्देश्य था कि ये जो मल्टीलेटरल पेमेंट्स को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए। सभी देश एक दूसरे की करेंसी के अंदर अपनी करेंसी को विनिमय करने के लिए तैयार हों, उसको दूसरी करेंसी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हों, एक दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान करने के लिए तैयार हों, तो उसकी व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ आईएमएफ ने खुद की अपनी एक करेंसी की भी स्थापना की गई जिसे कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो जो आईएमएफ है वो जो आईएमएफ की करेंसी है SDR, इसे सभी जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 189, वो सभी SDRs को एक्सेप्ट करती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक करेंसी है जिसके ज़रिए विनिमय किया जा सकता है। ये फैसिलिटी आईएमएफ ने दी है। इसके अलावा आईएमएफ विभिन्न देशों की करेंसीज़ को, विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं उनको ऋण भी देता है तथा उनको बेचता भी है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई। ये सारी फैसिलिटीज़ एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए की गई थी, वो था इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सभी देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जो तीसरी बात है, टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल क्राइसिस, वो थी कि जो भी सदस्य देश हैं उनके अंदर अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो उस वित्तीय संकट को रोका जा सके। क्या होता है कि इस समय में जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर एक देश के अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल कोई भी उथल पुथल होती है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे देशों तक पहुंचता ही पहुंचता है। जैसे कि 2008 में जब रिसेशन की शुरुआत हुई, अमेरिका के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हुई तो उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे सभी देशों के अंदर फैल गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा था, पर भारत जैसे देशों तक भी इसका प्रभाव पड़ा बहुत ज़्यादा। तो आईएमएफ का ये उद्देश्य है कि वो इस तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके फैलाव को कंट्रोल करे। उसका फैलाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा ना फैले, यानी और देशों तक उसका फैलाव ना हो, वहाँ तक वो ना पहुँच सके। ये एक मेन उद्देश्य था। और चौथी जो बात थी वो थी टू अबॉलिश द एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, कि विनिमय को लेकर के विभिन्न देश एक दूसरे के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाते थे उन प्रतिबंध को हटाना भी, उनको रिमूव करना भी आईएमएफ का एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अगर इमरजेंसी है, कोई भी मतलब आपातकाल जैसी स्थिति है, तो वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को सहायता भी देता है आईएमएफ की। अगर कोई कंट्री, कोई भी सदस्य देश किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो आईएमएफ उसे सहयोग करता है, उसे सहायता देता है, उसे अनुदान भी देता है, उसको हेल्प करता है कि वो उस क्राइसिस से बाहर निकल सके। इसके अलावा जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, अगर मेंबर कंट्रीज जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्राइसिस है, मतलब लगातार उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में चल रही है, उनके प्रतिकूल है, तो उसके अंदर संतुलन लाने के लिए भी आईएमएफ जो है उन सदस्य देशों को सहायता देता है। उनको न सिर्फ फाइनेंशियली या मॉनेटरी बेसिस पर उनको सहायता देता है, बल्कि आईएमएफ उन्हें जो एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है कि वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आईएमएफ का एक और उद्देश्य है कि वो विभिन्न देशों के बीच में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए हेल्प करता है। लेकिन ये हेल्प ज़्यादातर, इसका फ़ायदा जो है वो डेवलप कंट्रीज़ इसका ज़्यादा लाभ ले पाती हैं। तो जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों के अंदर, यानी कि जो पिछड़े हुए कंट्रीज़ हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करता है और वो उसको एक्सपर्ट एडवाइस देता है
उन डेवलप कंट्रीज़ को, उन विकसित देशों को कि किस तरह की कैपिटल में इन्वेस्ट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके अलावा जो IMF है उसका काम, उसका उद्देश्य ये भी है कि वो ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पूरे हम ये कहें कि वैश्विक स्तर पर उसका उद्देश्य है डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कि सभी देश विकास करें। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को उनके आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। उनके जो भी, अगर वहाँ से हमें कोई मॉनेटरी असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो वो भी प्रदान करता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार के संबंध में सहयोग प्रदान करता है, या फिर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिससे डेवलपमेंट की जा सकती है किसी भी कंट्री द्वारा। तो वो सभी सलाह, वो सभी जो एक्सपर्ट एडवाइस IMF देता है। इसके अलावा IMF का एक उद्देश्य ये भी था जिस समय IMF की स्थापना हुई, कि जो विभिन्न देश हैं उन देशों के बीच में पहले एक चीज़ बड़ी कॉमन हुआ करती थी, और वो था एक्सचेंज रेट को लेकर के बदलाव। मतलब कि कोई भी कंट्री जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करती थी तो वो अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू कर देती थी, ताकि उसके निर्यात बढ़ जाएं और उसके आयात कम हो जाएं। और इस तरह से दो देशों के बीच में करेंसी के डिवैल्यूएशन को लेकर के एक होड़ लग जाती थी, जिससे कभी भी जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो भी विदेशी विनिमय जो था उसके अंदर कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती थी। अच्छा, यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि विदेशी विनिमय होता क्या है, या विनिमय दर क्या होती है। विनिमय दर से अभिप्राय होता है वो दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब किसी कंट्री की करेंसी, 1 यूनिट करेंसी जो है वो किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ किस दर पर परिवर्तित होती है। जैसे अगर हम कहें कि $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर है, तो यानी कि विनिमय दर हो गई 70 रुपये के बदले में $1, या $1 के बदले में 70 रुपये। तो किसी देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जिस दर पर बदली जाती है उसको हम कहते हैं विनिमय दर या एक्सचेंज रेट। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती थी, लगातार उसके अंदर परिवर्तन होते रहते थे। जो भी कंट्री ये देखती थी कि उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा चल रहा है, उसके निर्यात घट रहे हैं और आयात बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू कर देती थी, यानी उसके मूल्य को दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देती थी, जिससे उसके आयात घट जाते थे और निर्यात बढ़ जाते थे। अब इसका फिर दूसरी जो कंट्री है वो फिर उसके ऊपर प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में वो भी अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू कर देती थी, उसका मूल्य घटा देती थी। और इस तरह से एक तरह का एक्सचेंज रेट को लेकर के एक कंपटीशन चल जाता था, एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती थी। तो इसको ठीक करना IMF का एक उद्देश्य था। बट अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो ये अब नहीं है, क्योंकि अब कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू नहीं करती है, या उसका अवमूल्यन नहीं करती है और ना ही उसका विमूल्यन करती है। बल्कि अब जो भी कंट्री की करेंसीज़ के बीच में, दो देशों की करेंसी के बीच में जो भी विनिमय दर तय होती है वो उन देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मार्केट के अंदर मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है कि दो देशों की करेंसी के बीच में, उनकी मुद्रा के बीच में जो विनिमय की दर होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। तो जब से ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया है तब से इस वाले उद्देश्य की कोई खास बात नहीं की जाती है। तो मतलब इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि IMF की स्थापना के पीछे मुख्य जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था की स्थापना हो जो सभी देशों को मौद्रिक सहयोग कर सके।
जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ होंगी, सभी देशों को उनकी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सके। जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट एडवाइस दे, उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको ऋण उपलब्ध कराती है या उनको अनुदान देती है। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए IMF की स्थापना की गई थी। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।